नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में अपने हिंदी व्याकरण का पाठ प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग हमने टॉपिक कंप्लीट किया था। और उपसर्ग को हमने कहा था एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि जब कोई भी शब्दांश किसी भी शब्द के शुरुआत में लगकर, देखिए हमने कहा था प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी कि शुरुआत में, यानी कि पहले लगकर एक नया शब्द बनाता है या शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है या शब्द के अर्थ में विशेषता ला देता है, उसे हमने कहा था उपसर्ग। तो देखिए हमने यहाँ पर पिछले हमारे सेशन में उपसर्ग से काफी सारे हमने नए शब्दों का निर्माण किया, काफी सारे शब्द हमने बनाए। तो आज हम, क्योंकि उसको हमने कहा था, क्योंकि वो हमने शब्द लिया था, शब्दांश लिया था जो शब्द के प्रारंभ में लगकर, जैसे इंग्लिश में मैंने आप लोग को बताया था प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी प्री यानी कि पहले, फिक्स यानी कि जुड़ना, प्री यानी कि पहले, फिक्स यानी कि जुड़ना। तो आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा दूसरा टॉपिक, जो कि आपके किसी भी शब्द के अंत में लगकर, ऐसा शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है या एक नया शब्द बना देता है। देखिए ये क्या है, ये सारी चीजें, जैसे आपका उपसर्ग हो गया, आपका प्रत्यय हो गया या आपका समास हो गए, या ये सारी चीजें क्या है, यह है शब्द निर्माण की प्रक्रिया। यानी कि हिंदी में आप शब्दों का निर्माण, जैसे आप अभी यहाँ पर शुरुआत के एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब भी हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो हम करते हैं एग्जाम्पल्स से, ताकि आप लोग समझें कि आखिर हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं, है ना। अगर हम डायरेक्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लेंगे, किसके, आपके प्रत्यय, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रत्यय। प्रत्यय यानी कि शब्द के अंत में जुड़कर, और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सफिक्स, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सफिक्स, यानी कि ये शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है प्रत्यय। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमने लास्ट सेशन में कुछ ऐसे शब्द लिए, कुछ ऐसे शब्दांश लिए जो शुरू में, शब्दों के शुरू में लगकर एक नया शब्द बना रहे थे। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ शब्द लेते हैं और आप ध्यान दीजिएगा, हम पीछे जुड़ने वाले शब्दांशों पर विचार करेंगे। जैसे अब यहाँ पर मैं एक शब्द लिखती हूँ प्यास, ठीक है, उसके बाद मैल, ठीक है, उसके बाद प्यार, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिए और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऐसे शब्दांश की कि जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके रूप को परिवर्तित करेंगे। आप देखिएगा किस तरह से नया शब्द यहाँ पर बनेगा। तो नया शब्द है, शब्दांश है आ, शब्दांश क्या है, आ, ठीक है। तो अब हमने जो यहाँ पर इतने भी शब्द जितने भी हमने लिखे हुए हैं, सबको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा शब्द है, प्यास, पहला शब्द क्या है, प्यास। और इसमें अगर हम आ प्रत्यय जोड़ते हैं, अगर हम इसमें आ प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्यासा। बिल्कुल नया शब्द और बिल्कुल अर्थ परिवर्तित हो चुका है। प्यास, प्यासा, प्यास एक अलग चीज है, प्यासा एक अलग शब्द है। इसी तरह से मैल, ठीक है, मैल और मैला, आ प्रत्यय जोड़ दिया सब में, देख सकते हैं, प्यासा, प्यासा।
ठीक है। इसी तरह से मैला, इधर क्या था, मैल, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है प्यार, ठीक है, इसमें हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे, प्यारा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से जो हमने कुछ शब्द जोड़े उससे बिल्कुल हमें नए शब्द प्राप्त हुए, बिल्कुल हमें अलग शब्द प्राप्त हुए, ठीक है। तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए, हम जोड़ेंगे अपना प्रत्यय इन, हम जोड़ेंगे अपना प्रत्यय इन और शब्द लेंगे हम, आप देखेंगे, लोहार, ठीक है। इसी तरह से पुजारी, शब्द हम लेंगे लोहार और पुजारी। उसके बाद हम एक और यहां पर शब्द लेंगे कहार, ठीक है, लोहार, पुजारी और कहार, ठीक है। और हमारा जो शब्दांश है वो है इन, और ये हमने कहाँ जोड़ना है, ये हमने कहाँ जोड़ना है, किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में। लोहार तो क्या बनेगा, देखिए इसमें हम इन प्रत्यय को जोड़ेंगे तो बनेगा लोहारिन, ठीक है। पुजारी, तो पुजारी का क्या हो जाएगा, पुजारिन। कहार, कहारिन, ठीक है। सब में हमने क्या जोड़ दिया, इन प्रत्यय जोड़ दिया, सब में हमने क्या जोड़ा, इन प्रत्यय जोड़ दिया। तो आप देखिए एक बार फिर से देखते हैं, हमने यहाँ पर क्या कहा कि हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय यानी कि सफिक्स। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि इंग्लिश में भी हम कई बार इनको जोड़ते हैं, लिखते हैं, और कई बार बच्चे उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। तो इससे पहले का जो टॉपिक था वो था प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग, उप यानी कि पहले, ठीक है, उपसर्ग। हिंदी इंग्लिश में प्रीफिक्स, प्री यानी कि पहले, फिक्स यानी कि जुड़ना या लगना, ठीक है। इसी तरह से अगला आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यय यानी कि सफिक्स, जो बाद में जुड़ता है। तो देखिए काफी सारे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बता दिए, काफी सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे हमने आ का उदाहरण दिया तो प्यास में आ प्रत्यय जोड़ा प्यासा, मैल में आ प्रत्यय जोड़ा मैला, प्यार में आ प्रत्यय जोड़ा प्यारा। इसी तरह से इन प्रत्यय भी हमने यहाँ पर जोड़ा, लोहार, लोहारिन, पुजारी, पुजारिन, कहार, कहारिन, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं इसकी परिभाषा। अब हम लिखेंगे परिभाषा। चलिए, और देखिए नोट डाउन जरूर कीजिएगा क्योंकि ये जो आपके शब्द, चाहे आप उपसर्ग पढ़ रहे हैं चाहे आप प्रत्यय पढ़ते हैं, तो क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय जो आपके टॉपिक हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। आप जब भी एग्जाम देते हैं हिंदी में आपके उपसर्ग और प्रत्यय जरूर आपके आते हैं। तो देखिए परिभाषा लिखते हैं, और मुझे लगता है काफी बच्चों को जिन्होंने उपसर्ग को बहुत अच्छे से समझा है, जिन्होंने उपसर्ग को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इससे पहले का जो हमारा टॉपिक था, क्योंकि मैं हर बार आप लोगों से कहती हूँ कि घर पर जाकर टॉपिक को रिवाइज कीजिए, साथ ही जो एग्जाम्पल्स हमने लिखवाए हैं उन एग्जाम्पल्स को आगे कुछ अपने एग्जाम्पल्स उस पर बनाइए जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो सके, आपको याद कर सके, आप समझ सके। तो मुझे लगता है काफी बच्चों को इसकी परिभाषा जो है समझ आ गई होगी कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, वह शब्दांश जो किसी शब्द के
अंत में जुड़कर, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, किसी भी शब्द के शुरुआत में ना जुड़कर अंत में जुड़ रहा है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया, ठीक है, पुजारी, तो पुजारी का हमने क्या कर दिया, इन प्रत्यय लगा के पुजारिन, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, एक नया शब्द बनाता है। देखिए, नया शब्द तो बनाता ही है, साथ में क्या करता है, तथा मूल शब्द के अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन कर देता है। जैसे आप देखिए, पुजारी जो शब्द हमने यहाँ पर यूज किया, पुजारी, तो उसके अर्थ में पूरी तरह से, पुजारी क्या है, वो एक मेल शब्द है, ठीक है, एक पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, मेल पुल्लिंग है, लेकिन उसमें अगर हम इन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बिल्कुल अपोजिट अर्थ हो जाता है, बिल्कुल अर्थ उस अर्थ के विपरीत हो जाता है, पुजारिन। इसी तरह से कहार, कहारिन, लोहार, लोहारिन, और आपने देखा प्यास, प्यास बिल्कुल एक अलग चीज है, प्यासा, ठीक है। तो शब्द के अर्थ में जो मूल शब्द है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, तथा बनाता है, तथा मूल शब्द के अर्थ में, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। क्लियर हुआ। देखिए, ये अभी हम केवल प्रत्यय की परिभाषा ही पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने यहाँ पर कोई भी ऐसे एग्जाम्पल, देखिए शुरुआत में हमने जो एग्जाम्पल लिए थे वो केवल आपको परिभाषा को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो प्रत्यय अब हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है तथा मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। नोट डाउन हो गया सभी का? साथ के साथ बच्चे नोट डाउन भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, एक विशेष चीज इसमें हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए और इस तरह से हाईलाइट भी कीजिए। विशेष चीज जो कि आप इसके बिना आपको शायद ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तो विशेष बात जो है उसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं और आप उसको हाईलाइट करेंगे। आप चाहे तो उसके आगे इस तरह से आप स्टार भी बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आप क्या लिखने वाले हैं। तो देखिए, प्रत्यय रूढ़ शब्द के अंत में, प्रत्यय रूढ़ शब्द के रूढ़ शब्दों के, जो रूढ़ शब्द होते हैं के अंत में या, ठीक है, या अथवा क्रिया। और देखिए, क्रिया जो है उसका जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं, ठीक है। क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय रूढ़ शब्दों के अंत में अथवा क्रिया के अंत में। और देखिए,
इसको आप यहां पर इस तरह से लिख लीजिए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने धातु लिखा है ना ब्रैकेट में, तो हमने क्यों लिखा है, हमने कहा जो प्रत्यय होते हैं वो या तो रूढ़ शब्दों के, अब ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो जब हमने यहाँ पर शब्दों के बारे में, शब्द पर विचार किया था, आपने याद किया होगा कि शब्द कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, है ना। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं और जिनका नाम जो है कभी भी परिवर्तित नहीं हुआ है। जैसे दीवार, दीवार का हमने कोई दूसरा नाम नहीं रखा या उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। किताब यानी पुस्तक, ठीक है, तो उसमें हमने ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। तो ये जो आपके प्रत्यय होते हैं वो या तो रूढ़ शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं या क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और ये आप आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। जैसे अगर मैं कहूं सोना, ठीक है, तो सोना ये ज्वेलरी वाला सोना नहीं है, आभूषण वाला सोना नहीं है, ये क्रिया है सोना, ठीक है। तो सोना में जो सो शब्द है वो है धातु, ठीक है। इसी तरह से खाना, तो जो खाना शब्द है उसमें जो खा शब्द है वो है धातु। इनमें सब में ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। पढ़ना, लिखना, चलना, गाना, नाचना, ठीक है। तो इनमें जो ये शुरुआत के जितने भी शब्द हैं, जैसे नाच, पढ़, खा, सो, चल, लिख, ये सब आपके धातु हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर, जैसे अभी हम आगे भी मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगी, अभी तो मैंने केवल आपको मूल शब्द जो होता है धातु का वो आपको क्लियर किया है कि धातु का आखिर मूल शब्द किसको कहते हैं, ठीक है। क्रिया के चलना, सोना, खाना, ये सब तो क्रियाएं हैं, आपको पता है कि क्रिया क्या होती है, किसी भी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। तो जहां पर चलना आएगा, सोना आएगा, खाना आएगा, पढ़ना आएगा, लिखना आएगा, नाचना आएगा, गाना आएगा, वो सब क्या है, क्रिया है। और अगर हम इनमें से ना प्रत्यय जो है वो हटा दें तो ये सब क्रिया के मूल रूप है, ठीक है। और इसी मूल रूप को ही धातु कहा जाता है और धातु में ही प्रत्यय जुड़ता है हमेशा, ठीक है। ऐसे अगर पढ़ना लिखा है तो उसमें ना नहीं जुड़ेगा, उसमें या तो ना जुड़ेगा या ता जुड़ेगा या ते जुड़ेगा, लेकिन मूल रूप में ही हमेशा जुड़ेगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पर परिभाषा क्लियर कर दी है और जो एक मेन बात है प्रत्यय के विषय में वो क्लियर कर दी है कि प्रत्यय होते क्या है, ठीक है, और कहाँ पर कैसे जोड़े जाते हैं, ये क्लियर हो गया आपको। अब हम प्रत्यय के भेदों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के भेद, ठीक है, प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के मूल रूप से दो भेद होते हैं। प्रत्यय के मूल रूप से दो भेद होते हैं। देखिए नाम लिख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ने में टफ लगेगा, लेकिन जब आप नोट डाउन कर लेंगे और जब आप इनको समझेंगे तब ये आपको इजी लगेंगे। ये है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ये आपका पहला भेद। उसके बाद दूसरा आपका भेद है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो ये आपके दो मेन जो है पार्ट्स हैं, दो मेन मुख्य भेद हैं प्रत्यय के।
ठीक है, इसको यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, प्रत्यय के भेद, तो लिखेंगे दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, यानी कि टाइप्स कितने होते हैं? दो, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हम सबसे पहले यहाँ पर जो अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कृत प्रत्यय। ठीक है, अब ये क्योंकि हमने प्रत्यय क्या होते हैं ये बता दिया, कहाँ पर कैसे जुड़ते हैं ये क्लियर कर दिया, तो अब हम प्रत्यय के टाइप्स कि कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, तो वो जैसे हमने कहा दो प्रकार के होते हैं, तो जिसमें हमने पहला कहा कृत प्रत्यय, तो आखिर ये कृत प्रत्यय होता क्या है? ठीक है, इसको हम कैसे इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे, क्योंकि कई बार ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत एकदम से बहुत इजी भी अगर उनका प्रश्न होता है तो बहुत गलत उनका उत्तर हो जाता है। तो पहला हम देखिए कृत प्रत्यय जो हमारा पहला टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे, कृत प्रत्यय। और सबसे पहले आप इसकी परिभाषा को नोट डाउन करेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि उसके बाद जब तक आप परिभाषा इसकी नोट डाउन नहीं करेंगे तो तब तक आपको आगे ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले परिभाषा नोट डाउन करते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल से, इसके उदाहरणों से हम इसको समझेंगे कृत प्रत्यय। ठीक है, अब देखिए बहुत ही ज्यादा अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो बहुत ज्यादा टफ आपको नहीं लगेगा। क्रिया धातु, ठीक है, अब हमने क्रिया धातु क्यों लिखा है, केवल क्रिया क्यों नहीं लिखा? कौन बताएगा यहाँ पे कि हमने क्रिया धातु ही क्यों लिखा है, हमने पूरा क्रिया शब्द क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये क्रिया के मूल रूप में जुड़ते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप में ही जुड़ते हैं, जहां पर क्रिया का मूल रूप होता है। अभी शुरुआत में बताया था कि प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के मूल रूप में ही जुड़ते हैं। तो क्रिया धातु के पीछे लगकर, ध्यान रखिएगा, पीछे यानी कि इस तरफ, मैं इधर खड़ी हूं तो मेरे जब आप कॉपी में लिख रहे हैं तो आपके राइट साइड, ठीक है, आपके राइट साइड में, यानी कि आप कोई भी शब्द लिख रहे हैं इस तरफ से तो उसके राइट साइड में। ठीक है, क्रिया धातु के पीछे लगकर, क्रिया धातु के पीछे लगकर विभिन्न, नोट डाउन भी कीजिएगा साथ के साथ, विभिन्न प्रकार के शब्दों, विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को, अब देखिए ये एकदम क्लियर हो गया होगा क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, क्रिया धातु के पीछे लगकर विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और इनके मेल से तो जो शब्द बनते हैं उसे कृतंत प्रत्यय कहते हैं। जो इनके मेल से जो शब्द बनते हैं कृत प्रत्ययों के, उनको कृतंत शब्द कहते हैं। देखिए अभी एग्जाम्पल लिखेंगे, आप फटाफट नोट डाउन कीजिए। देखिए फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, कृत प्रत्यय क्या होते हैं? क्रिया धातु के पीछे लगकर, जो भी क्रिया धातु के पीछे लगकर जो विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करते हैं, नए नए शब्द बनाते हैं, उन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो इनसे बने शब्दों को नेक्स्ट पेज पे लिखिए, और मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूं, आप जहां पर लिख रहे हैं वहीं से नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। और
इनके मेल से बने शब्दों को कृदंत, ठीक है, इनके मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। क्लियर हुआ? इनके मेल से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। देखिए, इसको अंडरलाइन कर देती हूँ और ये भी आप लोग भी ध्यान से इसको लिखिएगा और साथ ही अंडरलाइन भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो ऐसे शब्द होते हैं ना, जो कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हमें याद करना होता है, तो उनको हमें अंडरलाइन कर देना चाहिए, ताकि हम जब उसको रीड करें, जब हम अपने पढ़ाए गए पाठ को या लिखे गए पाठ को जब हम पढ़ें, तो वो अंडरलाइन करी हुई चीज हमें याद आए और हम उसको दोबारा से एक बार पढ़ लें कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो अब जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे, जैसे कुछ यहां पर शब्द लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था लिख या थक, ठीक है, या अब यहां पे देखिए लिख और थक, लिख थक, तो इसमें हम क्या करेंगे? लिख धन आवट। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि जब भी प्रत्यय जुड़ेगा वो हमेशा क्रिया धातु के अंत में जुड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे लिख लिखा है, तो लिख धन ना भी हो सकता है, लिख धन ता भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा है लिख धन आवट, लिख धन आवट। ये क्या हुआ आपका? क्या शब्द बनेगा? लिखावट। क्या बन गया? लिखावट। थक धन आवट, थक धन आवट। क्या बनेगा? थक धन आवट, थक धन आवट क्या बनेगा? थकावट। देख सकते हैं आप, आवट, क्या स्वर आ रहा है जब हम अंत में पढ़ रहे हैं? थक धन आवट, थकावट, लिख धन आवट, लिखावट। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी ले लिए। अब देखिए, हमने यहाँ पर पहले क्या किया, कैसे हमने मेल किया, कैसे हमने मेल किया? ये क्या है हमारा? ये हमारे हैं क्रिया धातु। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? क्रिया धातु। और ये क्या है? प्रत्यय। ये क्या है? प्रत्यय। ये आपका क्रिया धातु और ये है आपका प्रत्यय और ये है आपका नया शब्द, जो भी नया शब्द आपका बना है वो। ठीक है, ये है आपका नया शब्द। तो क्रिया धातु और प्रत्यय का जब हमने मेल किया तो हमें एक यहाँ पर बिल्कुल नया शब्द प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। यानी कि जो क्रिया धातु के मेल से, जो क्रिया धातु के का किसी शब्दांश के साथ जब हम मेल करते हैं तो उन शब्दों को कहते हैं कृदंत शब्द। ठीक है, क्लियर हुआ? और साथ के साथ नोट डाउन करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमने यहाँ पर चैप्टर पढ़ा था, यानी कि इसी का जो पार्ट हमने पढ़ा था प्रत्यय, उपसर्ग, उससे जुड़े हुए भी हम यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न करने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी रहिएगा, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो देखिए, केवल यहाँ से पढ़कर जाना और कॉपी में नोट डाउन करना, इतना ही हमारे लिए काफी नहीं होता। हमें ये भी जानना है कि आखिर हमने कितना समझा,
आखिर हमने कितना सीखा। तो जब तक हम उससे जुड़ी हुई कोई एक्सरसाइज या उससे जुड़े हुए कोई प्रश्न उत्तर नहीं डिस्कस करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि चैप्टर हमें समझ आया कि नहीं आया। ठीक है ना। तो बिल्कुल उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए, उस चैप्टर को एक बार घर से अच्छे से पढ़कर आइए। नेक्स्ट सेशन में हम पहले उससे भी जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे और साथ ही साथ ये भी जरूर नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि उसके बाद हम इसके भी यहाँ पर अभ्यास से जुड़े हुए यानी कि एक्सरसाइज के प्रश्न करेंगे। अब देखिए इसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। जो आपका जो हमने यहाँ पर शुरुआत में आपको बताया, कौन सा, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के भी आपके यहाँ पर 4 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन आप केवल अभी उन भेदों को नोट डाउन कर लीजिए और जितना आपने अभी पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। उसके बाद ही हम आगे इस टॉपिक को बढ़ाएंगे, क्योंकि कई बार जो है आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के भेद, जो हम कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं उसके भी, कृत प्रत्यय क्या है, कृत प्रत्यय आपका प्रत्ययों के 2 भेदों में पहला भेद है। देखिए ध्यान रखिएगा, कृत प्रत्यय क्या है, आपके प्रत्ययों में पहला जो भेद है, 2 भेद हैं उनमें पहला जो आपका भेद है कृत प्रत्यय के भी, इसको आप उपभेद भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके भी टाइप्स होते हैं, यानी कि पहले प्रत्यय के भेद और फिर उसके बाद उनके जो भेद हैं वो भी। ठीक है, तो अब इसको नोट डाउन कीजिएगा पहले, सबसे पहले तो इसके 5 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके 5 भेद केवल अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कृतवाचक, कृतवाचक, कृत प्रत्यय, कृतवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, इसको आप इस तरह से नोट डाउन करेंगे, पहले केवल नोट डाउन करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम यहाँ पर समझेंगे। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। पहला है कृतवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है आपका करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय। नंबर 4 आपका है यहाँ पर भाववाचक क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय। और नंबर 5 है आपका भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय। तो ये 5 प्रकार हैं आपके किसके, कृत प्रत्यय के। ठीक है, पहला है कृतवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है आपका कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है आपका करणवाचक, चौथा है आपका क्रियावाचक, पांचवा है आपका भाववाचक। यानी कि जो भी आपके एग्जाम्पल्स होंगे, आप देखिए, आप एक चीज ध्यान पूर्वक देखिएगा कि नाम से ही मैं आपको हर बार कहती हूँ कि कुछ भी चीज, अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि बाप रे कितने टफ इनके नाम है, लेकिन एक बार बस नाम याद करने की जरूरत है। देखिए ध्यान पूर्वक, कृतवाचक वाचक कृत प्रत्यय, यानी कि जहां पे कर्ता के बारे में बात हो रही होगी। कर्मवाचक यानी कि जहां पे कर्म के बारे में बात हो रही होगी। करणवाचक यहाँ जहां पे रीजन के बारे में, करण का क्या अर्थ होता है, कारण। ठीक है, क्रियावाचक तो जहां पे क्रिया के बारे में, भाववाचक जहां पे भाव के बारे में। अब आप देखेंगे कि ये सारे नाम आपको ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल सुने सुने से और बिल्कुल समझे समझे से। तो एक एक करके जब हम इनके शब्दों को आपके सामने एग्जाम्पल्स यहाँ पर सबके लिखेंगे तो आपको ये बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। जैसे कि मैं आपको पहला मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ, पाठ धन अक। ठीक है, पाठ धन अक।
तो जिसमें पाठ जो है वो आपका क्या है, मूल शब्द है, अक आपका प्रत्यय है। अब देखिए, पाठ धन अक, पाठक, पाठ धन अक, पाठक। तो पाठक किसको कहते हैं, पाठक किसको कहते हैं, जो पढ़ता है ना, पढ़ने वाले को पाठक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, काम को करने वाले की, कृत प्रत्यय, यानी कि जो इंसान काम को कर रहा है उसकी बात हो रही है, ना तो वो क्या कर रहा है, ना कौन सी बुक पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कुछ बात नहीं हो रही, केवल पाठक की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह से अगला एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दूंगी, कर्म। तो कर्म यानी कि जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, ओढ़ नी, तो ये क्या हो जाएगा, ओढ़नी। ठीक है, ये आपका कर्म है। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, बच्चे हॉकी से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे कर्म क्या है, गेंद है, हॉकी है। ठीक है, तो यहाँ पे ओढ़नी ये आपका कर्म है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल यहाँ पर हम देंगे करणवाचक का। तो करणवाचक क्या होता है, जैसे ढक, और जो आपका प्रत्यय होगा वो होगा आपका न। ठीक है, प्रत्यय होगा आपका न, तो क्या होगा, शब्द क्या बनेगा, ढक्कन। ठीक है, ये आपका कर्ण। इसी तरह से आपके और भी एग्जाम्पल, क्रियावाचक के भी, भाववाचक के भी अलग अलग एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, आपने आज कितनी सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ ली हैं। आज आपने सबसे पहले जाना कि आखिर प्रत्यय होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लियर किया कि प्रत्यय होता क्या है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में, तो इसीलिए मैंने ये दोनों टॉपिक्स आपको साथ साथ लिखवाए हैं। पिछला जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने अपना उपसर्ग कंप्लीट किया था, इस बार हमने अपना जो प्रत्यय है वो स्टार्ट किया है। तो आप लोगों ने अपनी कॉपी में अगर नोट डाउन किया होगा तो जरूर इस तरह से देखिए, न्यू पेज से नया हेडिंग डालेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिखेंगे, डेट डालेंगे, प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय यूज किस लिए होता है, कैसे यूज होता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर बताई हैं। उसके बाद प्रत्यय के भेद, उसके बाद उनके भी भेदों को हम आगे डिस्कस करें। यानी कि टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी कि बहुत ज्यादा आपकी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए भी और आने वाले, क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में कोई भी एग्जाम देंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, तो जरूर इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न वहां पर आपके आते ही। तो आज का सेशन हमारा जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।